एक बार फिर बड़ी खबर क्या है, नीट का एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकती है? चाहे वो बिहार पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर सीबीआई, जैसे जैसे उसकी जांच का दायरा बढ़ रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबके जहन में एक ही बात आ रही है। अब जो पटियाला आपको बताएगा उसमें आपको यह समझ आ जाएगा कि यह कोई साधारण पेपर लीक का केस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल हर हफ्ते आपसे हर बड़ी खबर पर आकर मिलता है, आपसे वो बातें करता है जो आपसे चूक गई हो, आप भूल गए हो या आप देख ना पाए हो। आज इस हफ्ते की एक बार फिर बड़ी खबर क्या है, नीट का एग्जाम। वो एग्जाम जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस एग्जाम के कारण इतने विवाद खड़े हो गए हैं, सवाल ये उठ रहा है कि ये एग्जाम रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकती है, दूसरा सवाल ये। और तीसरा सवाल क्या है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस पूरे सिस्टम को क्लीन करना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री बनते ही एक गोल कर दिया, मैं कहूंगा सेल्फ गोल हो गया। उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोकल लेवल पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। शायद सीबीआई जांच शुरू होते ही अब ये लोकल लेवल कैसे ग्लोबल होता जा रहा है, पैन इंडिया होता जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवालों का उठना लाजमी भी है। और बहुत सारा कैंडिडेट्स का ऐसा वर्ग है वो ये कह रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, तो सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच चाहे वो बिहार पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर सीबीआई, जैसे जैसे उसकी जांच का दायरा बढ़ रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबके जहन में एक ही बात आ रही है कि इस परीक्षा में इतना बड़ा गड़बड़ झाला कब से चल रहा था, क्या ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। इतने ऑर्गेनाइज्ड गैंग पेपर लीक करवाने के लिए और इतने ऑर्गेनाइज्ड गैंग पेपर में रैंकिंग को बेटर करने के लिए, नए सेंटर बनाने के लिए, पिछड़े इलाकों में सेंटर बनाने के लिए एक्टिव थे, तो क्या ये करोड़ों रुपए का कारोबार हर नीट के एग्जाम में होता था? या ये कह लें कि जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या उनमें सब में ये सब हो रहा है? कितने सॉल्वर गैंग एक्टिव हैं? और क्या इनकी सबसे बड़ी हब जो है वो बिहार है, या बिहार में रहकर इन्होंने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं, अपनी जड़ें पसार ली हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जो पटियाला आपको बताएगा उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कोई साधारण पेपर लीक का केस नहीं है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया वो अपराध है जिसमें 24 लाख बच्चे आज सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर, कोर्ट कचहरी में ये मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। लेकिन उन जेन्युइन कैंडिडेट्स का भविष्य भी दांव पर लग गया है, जिन्हें सॉल्वर गैंग की वजह से या इस करोड़ों रुपए कमाने वाले गैंग की वजह से पेपर लीक करने के पीछे अपनी रैंकिंग जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की है उसके भी जाने का वक्त आ गया है। या ऐसा हो रहा है कि भाई हो सकता है कि ये चली जाए, तो उनका कोई कसूर नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली कैसे 3-4 राज्यों में अब तक ये जांच पहुंची है। शुरुआत बिहार से करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 मई को होने वाला एग्जाम पटना में 4 मई को ही लीक हो गया था। अब इस कहानी से आगे की बात बताता हूं। ये जो एग्जाम लीक हुआ था पटना में, ये पटना के किसी सेंटर का नहीं था। ये पूरा एग्जाम जो है ये हजारीबाग, जो कि झारखंड का इलाका है, झारखंड के एक एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना था और वहां से लीक होकर ये आ गया पटना। आप अंदाजा लगाइए कि पेपर लीक हुआ हजारीबाग में और उसको सॉल्वर गैंग ने सॉल्व कहां करवाना शुरू किया, आंसर कहां रटवाने शुरू किए, वो किए पटना में लर्न प्ले स्कूल में। करीब 20-25 बच्चों को वहां बुलाकर सारी रात 4 मई की रात को आंसर रटवाए गए। अगले दिन उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम के दौरान ही, क्योंकि जो इस पूरे रैकेट को ऑर्गेनाइज कर रहा था
वो एक पुलिस जांच में पकड़ा गया। उसकी गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी में कुछ एडमिट कार्ड मिल गए और उस आदमी का नाम था सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु ने आगे 3-4 लोगों के साथ मिलकर इन बच्चों को इकट्ठा किया था, लर्न प्ले स्कूल में इनको रटवा रहे थे। लेकिन सिकंदर के पकड़े जाते ही ये सब बच्चे भी शक के दायरे में आ गए। इनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए। शुरुआती दौर में बिहार पुलिस ने 13 गिरफ्तारियां की। जब गिरफ्तारियां हुई और लर्न प्ले स्कूल की जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर कुछ कागज मिले जो कि जले हुए आंसर शीट, या ये माना जा रहा था कि जो भी चीज लीक की गई थी इन बच्चों को उसको जला दिया गया था, उसके कुछ अंश बचे हुए थे। उस अंश पर जो कुछ दिख रहा था उसके आधार पर बिहार पुलिस ने एनटीए से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये पूछा कि आप ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है जिसपे ये आंसर आने थे, जो उनको कागज जले हुए मिले हैं, बताइए कि ये क्वेश्चन या आंसर कहां से मैच करते हैं, कौन सी शीट से, किस सेंटर की शीट से मैच करते हैं। एनटीए का जवाब मिलने के बाद पर्दा ये उठा, रहस्य ये खुला कि वो झारखंड की हजारीबाग ब्रांच को भेजा गया था। कोड नंबर वहां से मैच किया। झारखंड की उस ब्रांच में जाकर जब बिहार पुलिस ने तस्दीक की तो वहां पर एहसानुल नाम के एक प्रिंसिपल मिले। ओएसएस स्कूल है वहां का, उसके प्रिंसिपल थे, लेकिन एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी थे। 4-5 सेंटर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। एहसानुल हक बताते रहे कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन तक ये एनटीए के पेपर आते हैं और कैसे फिर वो विद आंसर शीट उनको वापस पैक करके एसबीआई तक भेजते हैं। उसमें हर कदम पर खामियां नजर आती हैं। पहला ये हुआ कि भैया ई रिक्शा में एसबीआई से पेपर लाए ले जाए जाते थे। कमाल हो गया, इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी मेहनत बच्चे करते हैं, डॉक्टर उनको बनना होता है और इतनी हाई प्रोफाइल एंट्रेंस एग्जाम है ये, बावजूद उसके ई रिक्शा में। मतलब ई रिक्शा वाला अगर उनको जला दे, उनको नष्ट कर दे, कुछ कर दे तो क्या कर लोगे आप, जो बच्चों ने काम कर दिया। कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी तो नहीं कह सकते आप ई रिक्शा बुला के उसमें लाद के भेज देते हो, पहली बात। चलो, उसके बाद पता ये लगा कि उसमें जो डबल लॉक लगा होता है, डिजिटल और नॉर्मल लॉक जो लगा होता है, वो खुल नहीं रहा था, तो उसे एनटीए के साथ संपर्क करके उसको काटा गया। गजब हो गया। चलिए, काट दिया। एनटीए फिर भी कहता रहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। ये सब बताया उसने, शिक्षा मंत्री को बताया उसने, शिक्षा मंत्रालय को ये बताया उसने। जिस दिन ये लॉक काटने के लिए बोला गया, उसने अपने स्तर पर ये फैसला कैसे ले लिया? कोई भी इतना बड़ा डेवलपमेंट था, ये बताना चाहिए था ना। अब वहां पर हजारीबाग में ये कहने लगे कि भैया हो सकता है ये जो ई रिक्शा वाला है इसने पेपर लीक कर दिया हो। कमाल हो गया, ई रिक्शा वाला ही सब कुछ हो गया। चलिए, ये जांच चलती रही। इसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। पहले शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो लोकल कुछ मॉड्यूल हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन बाद में सीबीआई को जांच दे दी गई। सीबीआई ने अब पटना में और हजारीबाग में तस्दीक की है। कल भी एहसानुल हक से रात तक पूछताछ होती रही, अभी भी उनकी कस्टडी में है जो कोऑर्डिनेटर था। दूसरी बात जो है वो पटना में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने जो शुरुआती जांच की और जो गिरफ्तारियां की, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है सीबीआई। यानी आरंभिक जांच में ये बात पता चल गई है कि 4 मई को गड़बड़ हुई थी और 5 मई को बच्चों को वो पेपर दिया गया था। सवाल ये है कि अगर ये गड़बड़ हुई, सीबीआई जांच में ये पता लग गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ बिहार तक सीमित था? नहीं। क्या ये हजारीबाग तक सीमित था? नहीं। मैं आपको 3 मॉडल बताता हूं इनके। पहला मॉडल क्या है कि बच्चों को 30 से 50 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर लेके उसे रटवाया जाए, पढ़ाया जाए और फिर उसे नष्ट कर दिया जाए। इसको बहुत फैलाया ना जाए, क्योंकि जैसे ही फैलेगा हल्ला मच जाएगा, या तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या फिर क्या होगा कि वो शक के दायरे में आ जाएगा और उसे आगे से भी रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में लोग ये शक करेंगे कि ये सॉल्वर गैंग को पैसे देने के बावजूद भी उनका काम नहीं होगा। इसलिए अब ये नया मॉडस ऑपरेंडी आया है जो पेपर लीक माफिया है उसका, सिकंदर यादवेंदु वगैरह का, कि थोड़े ग्रुप में लीक करो, 30 से 50 लाख रुपया लो, अपने 5-7-10 करोड़ रुपया कमाओ। इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप बनाओ ताकि बात बड़े स्तर पर ना फैले। ये एक मॉडस ऑपरेंडी सामने आई। इसमें जो सिकंदर यादवेंदु है वो एक सरकारी मुलाजिम है, जूनियर इंजीनियर है, लेकिन उसके तार किससे जुड़े हुए हैं? नालंदा का एक और संजीव मुखिया नाम का शख्स आया है।
वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड बताया जाता है, उसका नाम सामने आ रहा है। मुखिया अभी तक जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, उसने अदालत से कोई प्रोटेक्शन ले रखी है और वो केस क्या है उसकी तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं से ये अंदाजा हो जाता है कि मुखिया कितना बड़ा चालबाज है, उसने अपने आप को कैसे पॉलिटिकली और लीगली प्रोटेक्ट कर रखा है। अब ये तो रही बिहार और हजारीबाग की बात, ये जांच चल रही है अभी। अब दूसरा सिस्टम हम आपको बताते हैं कि जो गोधरा में चल रहा था। गोधरा में क्या चल रहा था? गोधरा में मॉडल ये था कि नीट या जो भी एलीट एग्जाम होते हैं जिनमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है और उनका अगर रैंकिंग नीचे आ गई है, तो ये क्या करते थे कि बच्चों से दोबारा उनका सेंटर भरवाया जाता था। यानी अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो उनसे ये जो एक माफिया काम कर रहा है वो सेंटर भरवाता था जो दूर दराज के इलाके में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई आदमी है या मान लीजिए पटना का कोई आदमी है, उसका गोधरा में सेंटर बनवा दिया। 2 ऑप्शन मिलते थे, उसमें से वो भरवा दिया। और जब उसको वहां पर वो सेंटर मिल जाता था, दूर दराज के इलाके का, पिछड़े हुए इलाके का वो सेंटर मिल जाता था, वहां बच्चा अगर सारा आंसर नहीं दे पाता था तो उसको ये कहा जाता था कि जो आंसर ना आते हो वो आप छोड़ देना। और वो छोड़ने के बाद क्या होता था, जो एग्जामिनेशन सेंटर का स्टाफ होता था उनसे मिलके जो वहां के टीचर होते थे या किसी काबिल या इंटेलिजेंट आदमी के जरिए उसको भरवाया जाता था जो बच्चे ने खाली छोड़े होते थे, और फिर उसे पैक करके एनटीए को जो आंसर शीट भेजी जाती थी उसमें भेज दिया जाता था। यानी ओएमआर शीट जो होती है उसको खाली छोड़ने के लिए कहा जाता था, और बाद में उसे सॉल्वर गैंग या ये जो माफिया था बच्चे की रैंकिंग बेटर करने के लिए जो आंसर उसने खाली छोड़े होते थे उनको सही भरवाकर दोबारा पैक करके एनटीए को भेज देते थे, और इस तरह से रैंकिंग इंप्रूव हो जाती थी। अगर पहली बार मान लीजिए पहली अटेम्प्ट में उसकी रैंकिंग 10 लाख थी तो दूसरी बार में उसकी 10,000 पे आ जाती थी। तो उससे क्या होता था कि उसको अपना अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने में मदद मिल जाती थी। और कई बार तो ऐसे होता था कि मान लीजिए आपकी 10,000 आई है तो उसको लगा कि थोड़ी मेहनत और करते हैं, अगले अटेम्प्ट में करते हैं, कुछ माफिया मदद कर देता था, सेंटर पुरानी जगह पे या छोटे शहर में बना देता था, उससे उसको फायदा मिल जाता था। तो ये रैंकिंग में इंप्रूवमेंट का खेल चल रहा था। अब तीसरा, ये पहला बिहार मॉडल बताया मैंने, हजारीबाग मॉडल बताया जहां पेपर लीक किया जाता है। दूसरा मॉडल बताया मैंने आपको कि किस तरह से आपको इंप्रूवमेंट के लिए सेंटर ऐसे बना दिए जाते थे जो कि पिछड़े इलाकों में होते थे और वहां के स्टाफ से सेटिंग करके ये गड़बड़ की जाती थी। अब आप एक अंदाजा लगाइए, जब ये गड़बड़ की जाती है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी रैंकिंग पर कितना फर्क पड़ता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है, जो मेहनत से पास कर रहा होता है, और बीच में ये जो सेटिंग करके कैंडिडेट अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, या पेपर लीक से जो स्टूडेंट अब सॉल्वर गैंग के जरिए अपने आंसर दे रहे होते हैं, उनके कारण जेन्युइन कैंडिडेट्स को अगर मान लीजिए कि किसी की रैंकिंग बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं है कि उसे टॉप का सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मिलने वाला है, तो सोचिए कि उसकी रैंकिंग में चंद अंकों की वजह से कितना फर्क पड़ जाता होगा। और वो रैंकिंग गड़बड़ाती है तो बच्चे का फ्यूचर गड़बड़ाता है, बच्चे का फ्यूचर गड़बड़ाता है तो उसकी पढ़ाई से लेकर और उसके डॉक्टर बनने तक की कई चीजों में चीजें हाथ से निकलती हैं, और वो जिस तरह की उम्मीद करके एक मेहनती बच्चा जाता है उसे ये सॉल्वर गैंग, ये माफिया उसके करियर से खिलवाड़ करके खराब कर देते हैं। अब चलिए महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र केस की जांच भी अब जो है वो एटीएस से लेकर सीबीआई को दे दी गई है, महाराष्ट्र सरकार ने रिकमेंड किया है। अब वहां भी जांच शुरू हो गई है। वहां पर एक स्कूल में अलग ही खेल चल रहा था। गुरुग्राम हरियाणा का इलाका है, गुरुग्राम एनसीआर में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का गंगाधर गुंडे, इसकी सेटिंग थी वहां के एक प्रिंसिपल से जिसका नाम था जलील पठान। और जलील पठान को जानता था कौन? एक संजीव यादव जानता था। और ये दोनों वहां पर स्टूडेंट से पैसा इकट्ठा करते थे पेपर करवाने के लिए उनको, सेम उसी तरह से पिछड़े इलाके में सेंटर बनाकर। और लातूर में ये पैसा इकट्ठा करते थे 5 से 10 लाख रुपया, और इसमें से 5 लाख रुपया पर कैंडिडेट के हिसाब से गंगाधर को देते थे। अब गंगाधर इनकी नकल कराने में, स्टूडेंट्स को नीट के एग्जाम में पास करवाने में किस किस तरह से मदद करता था, इसकी परतें खोलने की कोशिश कर रही है पुलिस। जबकि उन्होंने जलील पठान को गिरफ्तार कर लिया है। गंगाधर का साथी
जो कि लातूर में बैठा हुआ था, संजीव यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है और बताया ये जा रहा है कि अब गंगाधर उनके निशाने पे है। गंगाधर गुरुग्राम से कैसे पेपर लीक करवाने में कैसे मदद कर रहा था उनकी, ये बात की तस्दीक होनी है, क्योंकि लातूर में कुछ एडमिट कार्ड मिले हैं कैंडिडेट्स के और वो एडमिट कार्ड बिहार के हैं। अब लातूर का लिंक भी जुड़ रहा है बिहार से। क्या बिहार के बच्चों को वहां लाकर एग्जाम करवाए जाते थे? क्या बिहार के बच्चों का लातूर सेंटर बनवाया जाता था? ये सब चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है। अब गंगाधर गायब था, उसने एबीपी न्यूज से बात भी की मोबाइल पर और उसने कहा कि 2 दिन के अंदर वो घूमने के लिए परिवार के साथ कहीं आया है और वो वापस आ जाएगा गुरुग्राम और बात करेगा। 2 दिन निकल गए, वो नहीं आया। आज हमने उसकी पत्नी को पकड़ा, उसकी पत्नी को पूछा कि भैया गंगाधर कहाँ है, क्यों गायब है और कैसे उसका पेपर लीक मामले में जांच आ रहा है, लातूर का क्या कनेक्शन है आपका, कौन लोग हैं जो वहां पर आपके नाम पर वसूली कर रहे थे, बच्चों से पैसा ले रहे थे। तो कहानी ये समझ में आई कि गंगाधर की पत्नी का ये दावा है कि उसके पति को तो 2 दिन पहले उत्तराखंड से 25 जून को पुलिस ने डिटेन कर लिया और अपने साथ ले गए। अब ये गंगाधर का क्या कनेक्शन है, पुलिस ने डिटेन किया है नहीं किया है, ये दावा उनकी पत्नी कर रही है। तो जब गंगाधर बोलेगा, गंगाधर से पूछताछ होगी तो एक नया मॉड्यूल सामने आ जाएगा। अब ये तीसरी बात हुई। अब चौथा कांड सुनिए। चौथा कांड ये समझ आ रहा है नीट वाले मामले में कि डमी कैंडिडेट्स को बिठाया जाता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, वहां डीएवी कॉलेज में एक स्टूडेंट पकड़ा गया और वो स्टूडेंट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एग्जाम देने आया था। राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, नाम था हुक्माराम। हुक्माराम को पकड़ लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने पुलिस के आने से पहले ही उसको वहां से जाने दिया, मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल कॉलेज से। हुक्माराम किसके बदले में वहां पर नीट का एग्जाम दे रहा था, ये बड़ा सवाल था। अब ये मॉड्यूल समझ आ गया कि भैया ये आदमी, ये जो गैंग है, ये तीसरा डायमेंशन है। पहला पेपर लीक करना, दूसरा डायमेंशन पुरानी जगह पर कैंडिडेट को सेंटर अलॉट करवा के उनकी इंप्रूवमेंट करवाना, रैंकिंग बढ़वाना, और तीसरा डमी कैंडिडेट, नीट के एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाना। तो हुक्माराम राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और उसको वहां पर एग्जाम देने के लिए बुलाया गया। जो एडमिट कार्ड था उसके ऊपर फोटो बदल दिया गया, यानी जो डिटेल्स थे, जो क्रेडेंशियल्स थे, वो किसी और कैंडिडेट के थे और जो फोटो लगा दी गई वो हुक्माराम की लगा दी गई। हुक्माराम पेपर दे रहा था, पता लग गया डमी कैंडिडेट बैठा है। पुलिस को जब इतला मिली, इससे पहले कि पुलिस आती, प्रिंसिपल ने उसको वहां से भगा दिया। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया हुक्माराम, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ रही है। प्रिंसिपल को कस्टडी में लिया गया। ये बात पूछताछ की गई कि भैया आपने क्यों भगा दिया, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। अब आज एक नया चैप्टर खुल गया। हुक्माराम किसके बदले एग्जाम दे रहा था? हुक्माराम दे रहा था प्रयागराज के एक कैंडिडेट हैं मिस्टर पांडे, उनके बदले एग्जाम देने पहुंचा था। अब देखिए, प्रयागराज का कैंडिडेट और उसका सेंटर बनाया गया मुजफ्फरपुर। भैया यूपी में सेंटर ही खत्म हो गए थे, सेटिंग थी इसलिए ना। अब प्रयागराज के कैंडिडेट का मुजफ्फरपुर में पेपर हो रहा था, डमी कैंडिडेट पेपर दे रहा था। अब आप कहेंगे कि जो प्रयागराज वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल सही, हमने पकड़ा। पांडे जी कौन है? तो भैया जो पांडे जी जिनके बदले एग्जाम दे रहा था, पांडे जी के पिताजी एक बड़े डॉक्टर हैं वहां के, उनके अपने क्लिनिक है, हैट वाला डॉक्टर बोलते हैं उनको, वहां पे हैट लगाते हैं। अब वो हैट वाले डॉक्टर साहब भी गायब है, उनका बेटा भी गायब है, हुक्माराम भी गायब है। अब बिहार पुलिस और सीबीआई जो है वो राजस्थान से लेकर और यूपी तक इन सबको तलाश रही है। ये तीसरा मॉड्यूल है, आपको मैंने बता दिया। फिर भी ये कहा जा रहा था कि ये लोकल मॉड्यूल है। अरे भैया आप बताइए कि शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री जिस तरह से कह रहे थे कि ये लोकल मॉड्यूल है, ये लोकल मॉड्यूल हुआ। बिहार, हजारीबाग, लातूर, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, ये लोकल मॉड्यूल है। ये तो पैन इंडिया मॉड्यूल है, गोधरा गुजरात का। अच्छा चलिए, आप सोचेंगे कि यही बात खत्म होगी। नीट में एक और कहानी सुन लीजिए। आज एक नया केस सामने आया है। मुंबई में भी डमी कैंडिडेट बिठाया गया था। मुंबई जैसे शहर में भी डमी कैंडिडेट बिठाया गया था, यानी कैंडिडेट किसी को अपीयर होना था और उसके बदले कोई एक क्वालिफाइड और बढ़िया, जो 100% अच्छी रैंकिंग की गारंटी देता हो, उस आदमी को बिठाया गया था। अब वहां पर जो है एटीएस को ये पता चला है और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर स्टेट पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है। मेरे को ये सारी कहानी आपको इसलिए सुनानी थी, इसलिए पूरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की कार्रवाई आपको बतानी थी
अब आप बताइए कि ये तो मैं कहूंगा कि संगठित तौर पर पेपर लीक का जो गैंग होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वो चलाया जा रहा था, और ये इसी एग्जाम में हुआ है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब जागे तभी सुबह। जो पकड़ में नहीं आए वो सब पास। लेकिन सोचिए, इस तरह से पैसों की खातिर कहीं 5 से 10 लाख रुपए लेकर, कहीं 10 से 20 लाख रुपए लेकर, कहीं 30 से 50 लाख रुपए लेकर, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं इंप्रूवमेंट करवाई जा रही है रैंकिंग में, कहीं पे सेंटर बनवाए जा रहे हैं। ये तो बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है पेपर लीक माफिया काम कर रहा है इस देश में। शायद यही वजह है कि लोकसभा के अंदर 18वीं लोकसभा के जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसमें पेपर लीक का मुद्दा भी शामिल हुआ। पेपर लीक की बात हुई उसमें, और यह भी कहा गया कि इसमें सुधार के लिए काम चल रहा है। अगर सुधार के लिए काम चल रहा है तो जिन कैंडिडेट से इस पूरे टाइम के दौरान एग्जाम लिए जाने हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए किस बात की गारंटी है? वो क्या सोचकर अपना एग्जाम दें? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किस किस राज्य का नाम लूं? नौकरी के पर्चे कहां लीक नहीं हुए, कहां जांच नहीं चल रही है? कोई भी सरकार बदलती है सबसे पहले यही कहते हैं कि जो भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, जो रिक्रूटमेंट गलत हुआ, उसकी जांच होगी। अरे भैया, जांच तो कर लोगे, लेकिन उसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट भी हुए होते हैं, 100 के चक्कर में 400 और भी पिस जाते हैं। कितने हाई कोर्ट में, कितने सुप्रीम कोर्ट में, कितने निचली अदालतों में इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। आखिरकार इसे रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए, इसको तुरंत बंद करने के लिए क्या कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? जैसा कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया, एक अध्यादेश लाया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो भी आदमी दोषी ठहराया जाएगा पेपर लीक के मामले में, उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक हो गए थे कि मुझे लगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल ये एक राज्य का नहीं है, सवाल ये है कि इसको जिस तरह से ये पूरा माफिया अपना अमीर बनने के लिए वेल प्लान्ड तरीके से चला रहा है, इसे रोकने का है। आज इस देश में बच्चों को जब वो एग्जाम देने जाते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को सॉल्वर गैंग, ये पेपर लीक माफिया प्रभावित नहीं करेगा, उसकी रैंकिंग को प्रभावित नहीं करेगा? बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, अपने भारत को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं, 2047 की बात होती है, लेकिन क्या पेपर लीक रोकने के लिए लीक प्रूफ सिस्टम की गारंटी कोई देगा? आज सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं, पटियाला ये अपील करता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर इसके लिए इतना कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, इतना कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए कि कोई भी आदमी ये सोचने से पहले पेपर लीक करने के लिए या फिर रैंकिंग अपग्रेड करने के लिए या फिर दूर दराज के इलाकों में सेंटर बनाने के लिए या कोई और धांधली करने से पहले 1 लाख 1 करोड़ बार सोचे। उसे ये लगे कि एक बार पकड़ा गया तो बाकी जिंदगी जेल में कटेगी, और ऐसा नहीं होता है। अगर ये सिस्टम नहीं दिया जा सकता है तो इन बच्चों को उनके बेहतर भविष्य की गारंटी देना बड़ा मुश्किल है। बस यही अपील है। और हाँ, आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में नीट एग्जाम की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी निचोड़ निकलेगा, जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इसकी कवरेज करते रहेंगे। ये पटियाला का आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात।